स्वागत है आपका तेजपाल आर्य स्टडी 4.4 में। आज हम आपके लिए भारतीय इतिहास का टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें आज प्राचीन इतिहास का टॉपिक कवर करेंगे, जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं आपकी पढ़ाई भी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थीं। ए ऑप्शन है चौड़ी और सीधी, बी ऑप्शन है तंग और मैली, सी ऑप्शन है फिसलन वाली, डी ऑप्शन है तंग और टेढ़ी। बताइए दोस्तों, इसका ठीक आंसर क्या होगा। जो दोस्त ऑप्शन ए पे गए हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। इसका आंसर होगा चौड़ी और सीधी। ठीक है, आइए क्वेश्चन की डिटेल के बारे में जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थीं। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। ए ऑप्शन है तमिल, बी ऑप्शन है खरोष्टी, सी ऑप्शन है अज्ञात और डी ऑप्शन है ब्राह्मी। बताइए दोस्तों, इसका ठीक आंसर क्या होगा। जो दोस्त ऑप्शन सी पर गए हैं वो बिल्कुल ठीक है। इसमें आंसर होगा अज्ञात। ठीक है, अब क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह, 250 से 400 तक अक्षर हैं, जो सेल खड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था। ये ऑप्शन है कालीबंगन, बी ऑप्शन है हड़प्पा, सी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, डी ऑप्शन है चौहदड़ो। बताइए दोस्तों, इसका ठीक आंसर क्या होगा। जो दोस्त ऑप्शन डी पर गए हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। आंसर होगा इसका चौहदड़ो। इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानते हैं। चौहदड़ो बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर है। ये सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ से बड़ी मात्रा में प्रसाधन सामग्री मिली है। ये एक औद्योगिक नगर था। मैके ने यहाँ से मनके बनाने का कारखाना ढूंढा। अगर दोस्तों आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। ए ऑप्शन है विशाल स्नानागार, बी ऑप्शन है धान्यागार, सी ऑप्शन है सहस्तंभ हॉल, डी ऑप्शन है 2 मंजिला मकान। बताइए दोस्तों, इसका ठीक आंसर क्या होगा। इसका ठीक आंसर होगा धान्यागार। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानेंगे। मोहनजोदड़ो का धान्यागार 45.71 मीटर लंबा तथा 15.23 मीटर चौड़ा था।
जो कि वहाँ का सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 11.88 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई 7.01 मीटर थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? ए ऑप्शन है हड़प्पा, बी ऑप्शन है लोथल और सी ऑप्शन है चौहदड़ो, डी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो। बताइए दोस्तों इसका ठीक आंसर क्या होगा? जो दोस्त ऑप्शन डी पर गए हैं बिल्कुल ठीक है, आंसर होगा इसका मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? ए ऑप्शन है नटराज, बी ऑप्शन है नृत्य करती हुई बालिका, सी ऑप्शन है बुद्ध, डी ऑप्शन है नरसिम्हा। बताइए दोस्तों इसका ठीक आंसर क्या होगा? जो दोस्त ऑप्शन बी पर गए हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, आंसर होगा नृत्य करती हुई बालिका। इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानेंगे। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है जो कांसे से निर्मित है। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवी माता की पूजा संबंधित थी। ये ऑप्शन है आर्य सभ्यता के साथ, बी ऑप्शन है भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, डी ऑप्शन है सी ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, डी ऑप्शन है उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। बताइए दोस्तों इसका ठीक आंसर क्या होगा? जो दोस्त ऑप्शन सी पर गए हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। आइए क्वेश्चन की डिटेल के बारे में जानें। देवी माता या मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशिष्ट लक्षण था। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियों से इस बात का ज्ञान होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा है? ये ऑप्शन है कालीबंगन, बी ऑप्शन लोथल, सी ऑप्शन है रोपड़ और डी ऑप्शन है मोहनजोदड़ो। बताइए दोस्तों इसका ठीक आंसर क्या होगा? जो दोस्त ऑप्शन बी के साथ गए हैं वो बिल्कुल ठीक है, इसमें आंसर होगा लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह लोथल है। इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में जानेंगे। लोथल अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। अहमदाबाद जिले में सरगवल नामक ग्राम के समीप स्थित है। वर्ष 1955 तथा 1962 के मध्य यह एस.आर. राव के निर्देशन में खुदाई की गई, जहां 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए। ये 6 खंडों में विभक्त था। यहाँ के ऊंचे चबूतरे, रक्षा प्राचीर, सड़क
तथा मकानों के अवशेष मिले हैं। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पकी ईंटों का बना हुआ विशाल आकार 7704 वर्ग मीटर का एक घेरा है। इसे राव महोदय ने जहाज़ों की गोदी बताया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? ए ऑप्शन है सिंधु घाटी, बी ऑप्शन है मेसोपोटामिया, सी ऑप्शन है मिस्र और डी ऑप्शन है फारसी। बताइए दोस्तों इसका ठीक आंसर क्या होगा? जो दोस्त ऑप्शन ए पर गए हैं वो बिल्कुल ठीक है। आंसर होगा सिंधु घाटी। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से सिंधु घाटी का जहाजी मालघाट था। ठीक है। लोथल नामक स्थान पर सिंधु सभ्यता का जहाजी मालघाट था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। ए ऑप्शन है कृषि, बी ऑप्शन है व्यापार और सी ऑप्शन है चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, डी ऑप्शन है बढ़ईगिरी। बताइए दोस्तों इसका ठीक आंसर क्या होगा? जो दोस्त ऑप्शन ए पर गए हैं वो बिल्कुल ठीक है। इसमें आंसर होगा कृषि। ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानेंगे। सिंधु सभ्यता के लोगों का आर्थिक आधार कृषि एवं पशुपालन था। सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही सर्वप्रथम कपास उगाया था। इसके अलावा वे गेहूं, जौ, चावल का भी उत्पादन करते थे। ये गाय, बैल, भैंस, हाथी, ऊंट, भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ता आदि पशु पालते थे, लेकिन इन्हें घोड़े का ज्ञान नहीं था। ये लोग व्यापार और शिल्प निर्माण उद्योग में भी प्रवीण थे। ठीक है। बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्वान नहीं था? ए ऑप्शन है भैंस, बी ऑप्शन है भेड़, सी ऑप्शन है गाय, डी ऑप्शन है सुअर। बताइए दोस्तों इसमें ठीक आंसर क्या होगा? तो इसमें ठीक आंसर होगा गाय। ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में जानेंगे। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा का मतलब है मिट्टी से बनी आकृतियों में गाय की आकृति का कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। बातें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में जानेंगे। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कौन सी थी? तो इसमें आंसर होगा उचित समतावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः मातृ देवी की उपासना करते थे, साथ ही साथ किसकी उपासना करते थे? तो आंसर होगा इसमें पशुपति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के घर किसके बनाए जाते थे? तो इसमें आंसर होगा ईंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, हड़प्पा के निवासी थे, तो इसमें आंसर होगा शहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किसका उत्पादन हड़प्पा वासियों ने किया था? तो आंसर होगा कपास का। बातें नेक्स्ट पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की खुदाई में किले के अवशेषों में तात्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास की घोतक क्या है? तो इसमें आंसर होगा मुद्राएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो आंसर होगा कांस्य युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसमें आंसर होगा कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो इसमें आंसर होगा हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा तंत्र का निर्माण सबसे पहले किस सभ्यता के लोगों ने किया था? आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने ये सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। ये खोज कहाँ हुई है? तो इसमें आंसर होगा लोथल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा किस राज्य के हनुमानगढ़ जिले में विद्यमान है? तो आंसर होगा इसमें राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो आंसर होगा दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? आंसर होगा 1921 से 22 के बीच। नेक्स्ट है, लोथल नामक स्थान पर किस सभ्यता का जहाजी मालघाट था? तो इसमें आंसर होगा सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉपिक है वैदिक सभ्यता। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था? ये ऑप्शन है जौ और चावल, बी ऑप्शन है दूध और इसके उत्पाद, सी ऑप्शन है चावल और दालें, डी ऑप्शन है सब्जियां और फल। बताइए दोस्तों इसका ठीक आंसर क्या होगा? जो दोस्त ऑप्शन बी पर गए हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। इसका आंसर होगा दूध और इसके उत्पाद। इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में जानेंगे। वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, घी, दही आदि का प्रमुख महत्व था। ऋग्वेद में दूध में यव का अर्थ है जौ डालकर क्षीर पकोदन तथा दही में बनने वाले पनीर का उल्लेख मिलता है। जौ के सत्तू को दही में डालकर कर्म नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था। ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में होने वालों में से था? ये ऑप्शन है जौ, बी ऑप्शन है जई, सी ऑप्शन है राई और डी ऑप्शन है गेहूं। बताइए दोस्तों इसका ठीक आंसर क्या होगा? जो दोस्त ऑप्शन ए पर गए हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। इसमें आंसर होगा जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो ए ऑप्शन है चांदी, बी ऑप्शन है सोना, सी ऑप्शन है लोहा और डी ऑप्शन है तांबा। बताइए दोस्तों इसका ठीक आंसर क्या होगा? जो दोस्त ऑप्शन डी पर गए हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। इसमें आंसर होगा तांबा। क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानेंगे। ऋग्वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में एस नामक धातु का उल्लेख है, किंतु इसकी पहचान संदिग्ध है।
कुछ विद्वान इसे तांबा, कांसा या लोहा बताते हैं, किंतु ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेद शब्द का अर्थ है। तो ए ऑप्शन है ज्ञान, बी ऑप्शन है बुद्धिमत्ता, सी ऑप्शन है कुशलता, डी ऑप्शन है शक्ति। बताइए दोस्तों इसका ठीक आंसर क्या होगा। जो दोस्त ऑप्शन ए पर गए हैं वो बिल्कुल ठीक है, तो इसमें आंसर होगा ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे हैं, क्योंकि ये ऑप्शन है उन्होंने बड़े पैमाने पर हाथियों का प्रयोग किया, बी ऑप्शन है वे अधिक लंबे और अधिक बलवान थे, सी ऑप्शन है वे एक उन्नत शहरी और संस्कृति से थे, डी ऑप्शन है उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। बताइए दोस्तों इसमें ठीक आंसर क्या होगा। जो दोस्त ऑप्शन डी पर गए हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, इसमें आंसर होगा उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है। तो ए ऑप्शन है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ संन्यास, बी ऑप्शन है गृहस्थ, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ संन्यास, सी ऑप्शन है ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ संन्यास और गृहस्थ, डी ऑप्शन है गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य। बताइए दोस्तों इसका ठीक आंसर क्या होगा। जो दोस्त ऑप्शन ए पर गए हैं वो बिल्कुल ठीक है। इसमें ब्रह्मचर्य आश्रम की आयु सीमा 0 से 25 वर्ष है और गृहस्थ की आयु सीमा 50 से 75 वर्ष है और वानप्रस्थ की इसमें गृहस्थ की आयु सीमा 25 से 50 वर्ष है और वानप्रस्थ की 50 से 75 वर्ष है और संन्यास की 75 से 100 वर्ष है। तो इसमें ऑप्शन ए होगा। ठीक है, इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में जानेंगे। हिंदू धर्म में मानव जीवन को 4 अवस्थाओं में विभाजित कर आश्रम व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। हिंदू धर्मशास्त्र मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानते हैं तथा प्रत्येक आश्रम के निर्मित 25-25 वर्ष की अवधि निर्धारित करते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम की अवधि आयु 0 से 25 वर्ष, गृहस्थ आश्रम की आयु 25 से 50 वर्ष और वानप्रस्थ आश्रम की आयु 50 से 75 वर्ष, संन्यास की आयु 75 से 100 वर्ष निर्धारित की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो ए ऑप्शन है शिक्षा पर, बी ऑप्शन है जन्म पर, सी ऑप्शन है व्यवसाय पर और डी ऑप्शन है प्रतिभा पर। बताइए दोस्तों इसका ठीक आंसर क्या होगा। जो दोस्त ऑप्शन सी के साथ गए हैं वो बिल्कुल ठीक है, तो इसमें आंसर होगा व्यवसाय पर। इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में जानेंगे।
आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक स्थान पर उल्लेख मिलता है कि मेरे पिता वृषज, जिसका मतलब वैद है, मेरी माता चक्की चलाने वाली और मैं एक कवि हूँ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। ये इस तथ्य से पुष्ट होता है कि ये ऑप्शन है, ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। बी ऑप्शन है, अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। सी ऑप्शन है, पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गाय होती थी, ना कि जमीन। डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। बताइए दोस्तों, इसका ठीक आंसर क्या होगा? और उम्मीद करते हैं सारे दोस्त इसका ठीक ही आंसर देंगे। तो इसमें आंसर होगा उपयुक्त सभी। बातें नेक्स्ट इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में जानेंगे। ऋग्वेद में गाय और सांड की इतनी चर्चा है कि ऋग्वैदिक आर्यों को मुख्य रूप से पशुचारक कहा जा सकता है। गाय का 176 बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। उनके अधिकांश युद्ध गायों को लेकर ही हुए हैं। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गविष्ट का अर्थ है गाय का अन्वेषण है। बातें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो ए ऑप्शन है सर विलियम्स जोन्स। बी ऑप्शन है एच.एस. विल्सन। सी ऑप्शन है मैक्स मूलर। डी ऑप्शन है जनरल कनिंघम। बताइए दोस्तों, इसका ठीक आंसर क्या होगा? जो दोस्त ऑप्शन सी पर गए हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो इसके आंसर होगा मैक्स मूलर। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन मैक्स मूलर था। आइए इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में जानते हैं। मैक्स मूलर महोदय आर्यों का आदि देश मदेशिया रोड्स बैक्टीरिया को मानते हैं। मूलर के अनुसार पामीर के पठार से ही इंडो ईरानी जाति पूर्व में पंजाब तथा पश्चिम में मेसोपोटामिया की ओर गई थी। इंडो ईरानी जाति। ठीक है, बातें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। बी ऑप्शन है बंगाल। सी ऑप्शन है सप्त सिंधु। डी ऑप्शन है दिल्ली। तो बताइए दोस्तों, इसका ठीक आंसर क्या होगा? तो इसका जो दोस्त ऑप्शन सी के साथ गए हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो इसमें आंसर होगा सप्त सिंधु। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती सप्त सिंधु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी? तो ए ऑप्शन है समिति। बी ऑप्शन है सभा। सी ऑप्शन है गढ़। डी ऑप्शन है विधाता। तो बताइए दोस्तों, इसका ठीक आंसर क्या होगा? जो दोस्त ऑप्शन ए के साथ गए हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो आंसर इसका होगा समिति। इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में जानेंगे। ऋग्वेद में समिति का 9 बार उल्लेख मिलता है। समिति को विश्व अथवा जनसाधारण की आवाज अभिव्यक्त करने वाली संस्था कहा गया है। राजा जनजातीय सरदार के मुखिया के निर्वाचन एवं पुनर्निर्वाचन में इसका महत्वपूर्ण योगदान था।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन और है इसमें। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? तो इसमें ए ऑप्शन है बलि, बी ऑप्शन है विदथ, सी ऑप्शन है बर्मन, डी ऑप्शन है कर। तो बताइए इसका ठीक आंसर क्या होगा? जो दोस्त ऑप्शन ए पर गए हैं वो बिल्कुल ठीक है, तो इसमें आंसर होगा बलि। इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में जानेंगे। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे बलि कहा जाता था। बलि को संग्रहित करने वाला अधिकारी भागदुद या भागदुग कहलाता था, जबकि संग्रहिता कोषाध्यक्ष का कार्य संभालते थे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं संपन्न होती है। और जो दोस्त चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, आज की क्लास यहीं संपन्न होती है। जय हिंद, जय भारत।